हाय बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। पिछली वीडियोस में हमने फंक्शंस के बारे में बेसिक फंक्शंस पढ़ा था। रिलेशन से फंक्शन अलग कैसे होता है, एग्जांपल्स लेके भी दिखाया था। डोमेन क्या होता है, को डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये सारी बातें की थी। फिर डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, टाइप्स ऑफ फंक्शन में एक्सप्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं, होमोजीनियस फंक्शंस क्या होते हैं, बाउंडेड फंक्शंस क्या होते हैं, इवन ऑड और पीरियोडिक फंक्शंस के बेसिक्स पढ़े थे, क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज उनके आगे हमने डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे ग्राफ ऑफ सम रियल फंक्शंस। वो ग्राफ बनाएंगे जो बहुत 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 ही ज़्यादा यूजफुल है, स्पेशली जेई वाले बच्चों के लिए। आपको ग्राफ का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, और थोड़ी बहुत जो दिक्कत होगी वो हम लोग एक टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वो पढ़ेंगे आगे चल के, तो ग्राफ का कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा आपको। तो अभी के लिए अगर थोड़ा बहुत दिक्कत होता है तो मैनेज कर सकते हैं हम लोग, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, फिर वो हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब बात होती है कि रियल फंक्शंस मतलब क्या होते हैं। रियल फंक्शंस वो हो गए जिसके डोमेन मतलब इनपुट रियल नंबर के सबसेट होंगे या रियल नंबर होंगे, और उसका रेंज भी रियल नंबर या उसका सबसेट होगा। मतलब डोमेन और रेंज रियल नंबर के अंदर या रियल नंबर होने चाहिए, तो वैसे सारे फंक्शंस को रियल फंक्शंस बोलते हैं। उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। डेफिनेशन का उतना कोई काम नहीं है, एक आध लाइन बस बेसिक लिख देते हैं। फॉर ईच वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो हमने क्या लिखा है, एक्स लिया है, तो हम डायरेक्टली एक्स लिख रहे हैं। फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इफ y इक्वल्स टू एफ एक्स, वाई बोलो या एफ एक्स बोलो, गिव्स सेम वैल्यू और कांस्टेंट वैल्यू फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स, यानी इनपुट हम कुछ भी डालें जो उसके डोमेन के अंदर होगा, एफ एक्स गिव्स सेम वैल्यू और कांस्टेंट वैल्यू, देन वी से फंक्शन इज कांस्टेंट। फंक्शन इज कांस्टेंट फंक्शन। बहुत सिंपल है। कुछ बेसिक ग्राफ तो आप लोग 9th-10th में भी पढ़े हैं, उसके थ्रू भी हम लोग ये समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे लिखते हैं, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू के हमने लिख दिया, जहां x बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर, और k क्या है, कोई भी कांस्टेंट, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो, कुछ भी हो सकता है k की जगह, बट कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हो गया कि हम इनपुट कुछ भी डालें, इनपुट मतलब क्या, डोमेन मतलब क्या, x की वैल्यू कुछ भी डालेंगे, मेरा y यानी जो रिजल्ट है, जो f ऑफ x है, वो हमेशा क्या रहेगा, k ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। ग्राफ देखिए इसका, x एक्सेस y एक्सेस, ग्राफ तो पता ही है, पॉइंट को प्लॉट करके बनाते हैं x और y कोऑर्डिनेट को। तो हम x कुछ भी बिठाएंगे, जो x किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर को, मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, x कुछ भी बिठाएंगे, y हमेशा क्या होगा, k होगा, मतलब y कांस्टेंट होगा। 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि y कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, इट इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, और एस x कांस्टेंट का मतलब होता है इट इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, यानी y k है, y हमेशा कांस्टेंट है। तो k अगर पॉजिटिव होगा तो कुछ ऐसा बनेगा, ये लाइन, ये ग्राफ हो गया, और k अगर नेगेटिव होगा तो ये लाइन क्या होगा, नीचे बनेगा। मतलब अगर एग्जांपल के तौर पे y बराबर 2 हो गया, तो ये जो होगा, ये डिस्टेंस हमेशा कितना होगा, 2 होगा। इसका मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, अगर k है तो 0, k होगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये पॉइंट कौन से एक्सिस पे, y एक्सिस पे। y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, और इस लाइन में हर जगह y का वैल्यू क्या रहेगा, k ही रहेगा। तो ये लाइन बना, यानी जो y बराबर कांस्टेंट का ग्राफ कैसा बनेगा, इट इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अगर y 0 होगा तो y बराबर 0 का मतलब ही क्या होता है, x एक्सिस। y पॉजिटिव होगा तो x के ऊपर बनेगा, y नेगेटिव होगा तो x के नीचे बनेगा। बात समझ गए, बहुत सिंपल है। ये ग्राफ हो गया। अब ग्राफ देख के क्या क्या बता सकते हैं, ग्राफ देख के हम बता सकते हैं इसका डोमेन क्या होगा, इसका
रेंज क्या होगा? ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है? ग्राफ तो आगे बताते, ऐसे अभी भी देख के बता सकते हो फंक्शन इवन है या ऑड है। बाउंडेड है, बिल्कुल बाउंडेड है, लिमिट है इसका वैल्यू, ठीक है। पीरियोडिक है या नहीं है, तो वो सब अभी देख के हम लिख देते हैं। इवन ऑड मान ले लिखा, क्या है? पीरियोडिक है या नहीं है, ये सब अभी देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए डोमेन मतलब जो इनपुट बिठा सकते हैं, इनपुट तो कुछ भी बिठा सकते हैं, लिखा हुआ x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट। डोमेन क्या हो गया? रियल नंबर। बहुत सिंपल है, कुछ भी इनपुट बिठा सकते हो। ग्राफ भी देख लो, x कोऑर्डिनेट कुछ भी ले रहा है, लेकिन y का वैल्यू कहीं से कहीं तक नहीं है। y का वैल्यू हमेशा क्या है? k ही है, कांस्टेंट है। तो रेंज हमेशा एक वैल्यू मिलेगा, तो सेट को ऐसे लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट में, ये हो गया रेंज, एक वैल्यू है, इंटरवल्स नहीं है, तो रेंज ये हो गया, एक वैल्यू मिला। इवन ऑड ग्राफिकली अभी आपको नहीं समझाएं, वो आगे प्रॉपर्टी में बताएंगे, बहुत सिंपल है, तो उससे भी हम इसको बता सकते थे ग्राफ अगर प्रॉपर्टी बताए होते तो। अभी क्या प्रॉपर्टी बताए हैं आपको, बेसिक क्या बताए हैं? अगर x की जगह -x बिठाते हैं, फंक्शन में कोई चेंज नहीं आया तो वो इवन होगा। आप x की जगह -x बिठा दो तो भी ये क्या होगा? k ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब अगर y बराबर 2 है, f ऑफ x बराबर 2 है, x की जगह -x बिठाओ तो भी वो 2 ही रहेगा, यानी f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ -x, यानी ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा? इवन फंक्शन हो जाएगा। समझ में आ गया अच्छे से? पीरियोडिक है कि नहीं है? पीरियोडिक का प्रॉपर्टी क्या बताए थे? ग्राफ अपने आप को रिपीट करे, तो या तो ग्राफ से समझ लो या प्रॉपर्टी से बता देते हैं जो उसके बताएं। अब मान लो तुम ग्राफ का ये पोर्शन ले लो, ध्यान से देखोगे ये पोर्शन अपने आप को रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब तुम बोलोगे सर छोटा पोर्शन ले लेंगे तो भी तो रिपीट करेगा, बिल्कुल करेगा। और छोटा ले लेंगे तो भी तो रिपीट करेगा, बिल्कुल करेगा। इसका मतलब आप x की जगह x+1 लिखो, fx+1 वो भी k के इक्वल, x+2 वो भी k के इक्वल, fx+0.1 वो भी k के इक्वल, fx+0.001, यानी x में कुछ भी ऐड करो माइनस कर रहे हैं वो हमेशा कांस्टेंट हो रहा है। तो प्रॉपर्टी तो फॉलो कर रहा है पीरियोडिक का, यानी पीरियोडिक तो है 100%, ये पीरियोडिक फंक्शन तो है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। लेकिन वो t क्या है ना, जो t ये जो लिखते हैं fx+t बराबर जो हम लोग fx लिखते थे, जो ये तो फॉलो कर रहा है, तुम x+2 लिखो, x+3 लिखो, x+2.1 लिखो, प्रॉपर्टी तो फॉलो कर रहा है, लेकिन t का वैल्यू कोई सर्टेन वैल्यू हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये पीरियोडिक तो है विथ नो फंडामेंटल पीरियड, यानी पीरियोडिक फंक्शन है लेकिन कोई फंडामेंटल पीरियड इसका नहीं है। इतना सारा चीज पता चल गया इसके बारे में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? फिलहाल यहां तक सारा चीज आप लोग क्लियर है? ठीक है, अच्छे से नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो। ठीक है जी, अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन को डिस्कस करते हैं। सेकेंड नंबर पे बात आती है आइडेंटिटी फंक्शन। ये भी बहुत सिंपल है। फॉर each value of x, for each value of x, if f of x यानी जो फंक्शन है gives same value as x, यानी fx भी वही वैल्यू देगा जो x का वैल्यू है, then fx is called, या then function is called, कौन सा फंक्शन बोलेंगे? टर्म्स जरूर पता रखिएगा आप। आइडेंटिटी फंक्शन अगर कहीं आगे यूज होता है, होगा ही आगे यूज, तो आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी फंक्शन किसकी बात कर रहे हैं हम। बहुत सिंपल है, पढ़ा हुआ आपने पहले भी है, लेकिन आपको पता नहीं था कि इसको हम लोग क्या बोलते थे, आइडेंटिटी फंक्शन बोलते, ये पता नहीं था। यानी क्या बोल रहे हैं, जो इनपुट डालेंगे वही आउटपुट होना चाहिए। इनपुट डाला 2 तो आउटपुट भी क्या 2, इनपुट 3 आउटपुट भी क्या 3, तो उसको लिखते हैं दैट इज y इक्वल्स टू f ऑफ x इक्वल्स टू क्या x, यानी जो इनपुट वही आउटपुट। आप x की जगह 1 बिठाओ तो f ऑफ x भी क्या होगा 1 होगा, x की जगह 2 बिठाओगे तो f ऑफ x भी क्या होगा 2 होगा, यानी y 2 होगा। यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, y बराबर x की बात कर रहे हैं, वेयर
x बिलोंग्स टू व्हाट, r, यानी जो डोमेन है, जो इनपुट है, वो किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को। हम कुछ भी यहां बिठा सकते हैं, मेरा फंक्शन डिफाइंड रहेगा। तो यानी y बराबर x, और y बराबर x क्या होता है ये सब लोग जानते हैं, पहले से पढ़ा भी हुआ है, ग्राफ तो पहले भी बनाया हुआ है, y x डैश और y डैश। इट इज अ लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन विथ अ स्लोप 1, दैट इज इंक्लिनेशन कितना, 45 डिग्री। तो y बराबर x का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा, ऐसा। यानी जो ग्राफ देख रहे हो ये किसका है, आइडेंटिटी फंक्शन का। यानी जो भी अंदर इनपुट होगा, अगर यही आउटपुट हो गया तो जो ये फंक्शन होगा, इसी फंक्शन को बोलेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक, जो भी इनपुट है वही आउटपुट आया तो उसको बोलेंगे हम आइडेंटिटी फंक्शन। ग्राफ ये देख लिया आपने, ये तो पता ही एंगल कितना डिग्री है, 45 डिग्री, स्लोप कितना है, 1। ठीक है, यहां तक। अब इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं, जो पिछला पढ़ा था। क्या क्या बता सकते हैं, डोमेन बता सकते हैं, रेंज बता सकते हैं, इवन ऑड है या नहीं ये बता सकते हैं, बाउंडेड है बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका रेंज देखो कहां है, ग्राफ कहां, नीचे कहां तक जा रहा है, वाई एक्सिस के। जो y का वैल्यू होता है वो रेंज होता है, जो x की वैल्यू होती है वो डोमेन होती है। तो डोमेन भी कहां है, माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट तक, और रेंज देखो ये नीचे कहां तक जा रहा है भाई में, माइनस इन्फानाइट से ऊपर कहां तक जा रहा है, इन्फानाइट तक। यानी रेंज भी क्या हो गया, रियल नंबर, डोमेन भी क्या हो गया, रियल नंबर। इवन ऑड है, x की जगह माइनस एक्स बिठा के देख लो, x की जगह माइनस एक्स बिठा के देख लो, यानी f ऑफ माइनस एक्स, तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। x की जगह f ऑफ x लिख दो तो क्या बन जाएगा, माइनस f ऑफ x। यानी x की जगह हमने माइनस एक्स बिठाया तो फंक्शन वही है, साइन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो ये कौन से को फॉलो करता है, बताए हुए हैं आप लोग को, किसको फॉलो करता है, ऑड फंक्शन हो गया। यानी x की जगह माइनस एक्स बिठाएं तो तुम्हारा बस मैग्नीट्यूड सेम रहा, साइन चेंज हो गया, तो वो क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। ठीक है, एक तो बात ये रहेगी। दूसरी बात हो गई, ग्राफ अगर देखोगे, ग्राफ का प्रॉपर्टी आगे बताएंगे, जो इवन फंक्शन होता है ना वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। जो इवन फंक्शन जो पहले बताए थे, वाई एक्सिस अबाउट सिमेट्रिकल का मतलब हो गया जैसा वाई के राइट में ग्राफ होगा वैसा ही वाई के लेफ्ट में ग्राफ होगा, उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल। सिमेट्री है अबाउट वाई एक्सिस, इवन फंक्शन होगा तो कैसे होगा वो भी बता देंगे आपको। ऑड फंक्शन ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, ओरिजिन के इस तरफ जैसा ग्राफ है सेम उसका रिफ्लेक्शन ओरिजिन के इस तरफ बनेगा। देख लो, ओरिजिन से इधर जैसा ग्राफ है, ओरिजिन के इधर सेम ऐसा ग्राफ, उसका रिफ्लेक्शन। यानी जैसे रिफ्लेक्शन आप पूछोगे सर कैसे लें, तो पहले इसका रिफ्लेक्शन यहां ले लो इसमें, और फिर इसका रिफ्लेक्शन यहां ले लो, तो ये हो गया ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन। सिमेट्री है एकदम, तो वो हो गया ऑड फंक्शन। पीरियोडिक है बिल्कुल नहीं है, देख के लग रहा है ग्राफ रिपीट नहीं कर रहा है, या तो इंक्रीजिंग है, ये तो बढ़ता ही जा रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है। तो कोई पूछेगा आइडेंटिटी फंक्शन पीरियोडिक है, बोलेंगे भैया बिल्कुल नहीं है, अपीरियोडिक फंक्शन है। समझ में आ गया यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। कांस्टेंट फंक्शन समझ में आ गया, आइडेंटिटी फंक्शन समझ में आ गया, बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है। तीसरी हम लोग बात करेंगे, ये सारा कॉन्सेप्ट डोमेन, रेंज, कोडोमेन तो क्वेश्चंस में दिया रहता है, पीरियोडिक, इवन, ऑड सब आपको पता हो जाना चाहिए। बाउंडेड है बिल्कुल नहीं है। तीसरा हो गया लीनियर फंक्शन। ये है तीनों तक, चौथा भी आप लोग पढ़े हो वैसे थोड़ा बहुत, जो 11th अच्छे से पढ़े उनको पता होगा। यहां तक तो आप लोग पढ़े हो, कांस्टेंट का भी ग्राफ पढ़े हो आप लोग 9th क्लास में, y बराबर x का भी ग्राफ पढ़े हो, लीनियर फंक्शन का भी ग्राफ पढ़े हो। पिछला जो था वो भी लीनियर ही था, लेकिन वो उसका स्पेशल प्रॉपर्टी था इसलिए उसको अलग से बताया गया है। इसको लिखते हैं, लेट a एंड b आर फिक्स्ड रियल नंबर, देन linear function is defined by, the linear function is defined by y equals to f of x equals to ax plus b where x belongs to real number। क्योंकि हम x की जगह कुछ भी बिठा सकते हैं, ये तुम्हारा फंक्शन डिफाइंड रहेगा, इसलिए हमने लिखा x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x मतलब डोमेन, तो डोमेन तो यही पता चल गया भैया, ये जो लीनियर फंक्शन है उसका डोमेन क्या होगा, रियल नंबर होगा। ए बी की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, एम सी पी क्यू आर एस, कुछ भी, ये कोई फिक्स वैल्यू। जैसे एग्जांपल के तौर पे y बराबर 2x प्लस 3,
y बराबर x प्लस 7, y बराबर 3x प्लस 5, कुछ भी लिख सकते हो। x वेरिएबल है जो इनपुट है, कौन सा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y कौन सा वेरिएबल है? डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी ये जो फंक्शन हो गया, ये कौन सा फंक्शन हो गया जी? लीनियर फंक्शन हो गया। और जो थोड़ा बहुत 11th अच्छे से पढ़े हैं, नहीं पढ़े तो भी बता देते हैं, अगर इस फॉर्म में तुम्हारा लिखा हुआ है रिलेशन x और y के बीच में, अगर ऐसे रिलेशन लिखा हुआ है जहां y का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, 1 है, और जो भी x का कोएफिशिएंट होगा उसको बोलेंगे स्लोप। स्लोप बोलते हैं इस लाइन का स्लोप। यानी ये जो लाइन लिखा है इसका स्लोप कितना होगा? a। यहां अगर 2 लिखा हुआ है तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा? 2। यहां -2 लिखा हुआ है तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? -2। ये हो गया स्लोप। यानी अब अगर इसे ग्राफ की बात करें तो स्लोप पे डिपेंड करता है कैसा होगा। तो रैंडम बना रहे हैं बस ग्राफ। लीनियर का ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है, ये तो पता ही है अपने को। और जैसा स्लोप होगा, पॉजिटिव होगा तो लाइन ऐसा बनेगा, नेगेटिव होगा तो लाइन ऐसा बनेगा। मान लेते हैं ऐसा रफली ऐसा कुछ लिख दिया हमने, ऐसा लाइन ही है, जरूरी नहीं ओरिजिन से पास करे, दूसरा बना देते हैं। मान ले ऐसा हो गया, ये है y बराबर x प्लस बी का, इसका जो स्लोप हो गया ये a हो गया, ठीक है। यानी अगर बात करोगे स्लोप कितना हो गया लाइन का? a हो गया, a हो गया। डोमेन क्या हो गया? डोमेन अपने को पता है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कुछ भी वैल्यू बिठा सकते हो, तो डोमेन क्या हो गया? रियल नंबर। रेंज अगर देखोगे, ग्राफ देख रहे हो, रेंज नीचे कहां जा रहा है? माइनस इनफाइनाइट तक, ऊपर कहां जा रहा है? इनफाइनाइट तक, तो रेंज भी क्या हो गया? रियल नंबर हो गया। इवन ऑड पूछेगा तो ये अभी के हिसाब से, अगर b कुछ वैल्यू देता है अभी के हिसाब से, अगर b 0 होगा, b अगर 0 होगा तो ये y बराबर x हो जाएगा। फिर आप चेक करोगे तो ये ऑड होगा, ठीक है, ठीक है। और अगर b कुछ वैल्यू देता है तो ना तो ये इवन होगा ना तो ये ऑड होगा, ठीक है। यानी अगर लिख देते हैं इफ b इक्वल्स टू 0, ये कौन सा फंक्शन होगा? ऑड फंक्शन। लेकिन अगर b डज नॉट इक्वल टू 0 हो गया, कुछ वैल्यू दे दिया 3, 4, 5 समथिंग, तो ना तो इवन होगा ना तो ऑड होगा, मतलब ये कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। पीरियोडिक है? नहीं है, ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं है क्योंकि रिपीट अपने आप को नहीं कर रहा है। यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है। एक चीज और बता देते हैं इसमें, अगर मान ले लाइन तुम्हारा ऐसे मूव कर रहा है, यहां से मान ले लाइन ऐसा चला गया, दूसरा लाइन मान ले ऐसा हो गया, मान ले ऐसा हो गया, फिर लाइन मूव करके इधर हो गया, मतलब इधर से ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, फिर लाइन मूव करके ऐसा कुछ हो गया, ऐसा हो गया, तो मान ले इसका स्लोप हमने लिखा a1, इसका स्लोप a2, इसका स्लोप हमने लिखा a3 और इसका स्लोप क्या है? a4, ऐसा लिखा, ठीक है। लाइन ऐसे मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, जब लाइन ऐसे रहेगा, ठीक है, तो जो उसका एंगल बनेगा वो 0 से 90 के बीच में होगा। 0 से 90 के बीच मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी स्लोप पॉजिटिव होगा, और जब ऐसे बढ़ोगा एंगल बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ेगा। इसका मतलब जो a2 होगा a1 से बड़ा होगा, a2 क्या होगा? a1 से बड़ा होगा और पॉजिटिव होगा। क्या होगा बच्चा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। जैसे ही 90 से पार करोगे, यहां पे स्लोप, यहां पे इस पॉइंट पे इनफाइनाइट को अप्रोच करता है, इनफाइनाइट होता नहीं, इनफाइनाइट को अप्रोच करता है, लेकिन जैसे इसको पार करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा तुम्हारा एंगल। ये जो एंगल है ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और जैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में आया 10 उसमें नेगेटिव होता है, यानी ये जो a3 a4 है वो नेगेटिव होगा, ठीक है। इधर से इधर बढ़ेगा, इधर भी, यानी बड़ा क्या होगा? a4 a3 से क्या होगा? बड़ा होगा। a4 a3 से क्या होगा बच्चा? बड़ा होगा, यानी a4 ग्रेटर देन a3, लेकिन होगा क्या? नेगेटिव होगा। बात समझ में आया? क्लियर है? अब कोई बोलेगा सर यहां मान ले स्लोप -5 है, यहां -6, ऐसा हो सकता है क्या? ये बड़ा है, ये बड़ा है, ऑब्वियसली वो बड़ा है, ये छोटा है, इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता, ये -5 हो सकता है और ये -6 हो सकता है। बात समझ में आया? स्लोप हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा जब ऐसे ये मूव कर रहा है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। इधर में तो लोगों को पता होता है पॉजिटिव साइड में, नेगेटिव साइड में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। नेगेटिव बड़ा होने का मतलब क्या है? -3 बड़ा या -2 बड़ा? ऑब्वियसली -2 बड़ा है, -3 छोटा है, तो वो चीज आपको पता होना चाहिए, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया है, ठीक है। ये थोड़ा आगे यूज में आता है कहीं कहीं, जो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, इसलिए हमने लिख दिया। ये हो गया लीनियर फंक्शन। क्या क्या पढ़ा हमने अभी? कांस्टेंट फंक्शन ग्राफ देखा, आइडेंटिटी फंक्शन उसका भी ग्राफ देखा, लीनियर फंक्शन उसका भी ग्राफ देखा। अब देखेंगे हम लोग
क्वाड्रेटिक फंक्शन जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो बचा हुआ रह जाएगा इस वीडियो में तो वो फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फोर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक फंक्शन। Let A, B and C are some fixed real numbers, then quadratic function is defined as y equals to f of x equals to ax square plus bx plus c, where a is not equals to 0 and x belongs to what, रियल नंबर। इसमें भी x की जगह कुछ भी बिठा सकते हो आप, दिख रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारा ये फंक्शन डिफाइंड रहेगा तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब डोमेन तो यही पता चल गया भैया कि डोमेन हमारा रियल नंबर है। a0 हमने इसलिए नहीं लिखा है, abc रियल नंबर है, रियल नंबर में 0 भी आता है तो b और c तो 0 हो सकता है, a अगर 0 हो जाएगा तो मतलब ये खत्म हो जाएगा, तो ये फंक्शन तुम्हारा क्वाड्रेटिक रहेगा नहीं, ठीक है। इसलिए लिख देते हैं हमने a डज नॉट इक्वल टू 0 लिखा, ठीक है। और एक चीज देखेंगे अब, हाँ ये हो गया। अब आते हैं इसके ग्राफ की ओर। इसका ग्राफ अगर 11th में जो पैराबोला पढ़े हैं तो उनके लिए थोड़ा आसान होगा, नहीं तो हम कोशिश करते हैं समझाने का थोड़ा बहुत पैराबोला के फॉर्म में लाने के लिए इसको, ठीक है। तो एक तो चीज आप लोग 10th क्लास में पढ़े हुए हो, उसको बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, वो सब लोग पढ़े 10th क्लास में, वो टॉपिक है, तो उसी से इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं पैराबोला के फॉर्म में, ठीक है। देखिए कैसे लिखते हैं, थोड़ा इसको पार्टीशन कर देते हैं, थोड़ा बड़ा है इसलिए। y बराबर a कॉमन लेते हैं सबसे पहले, तो आता है एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई, यहां तक ठीक है। a कॉमन लिया तो ऐसा आया, a को इधर भेजोगे इधर भेज दो तो y बाय ए हो गया, y बाय ए हो गया इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस b बाई एक्स को यहां बोला था 2 लिखते हैं अपने मन से, x तो है ही, और x के साथ जो भी चीज लिखा हुआ है उसका आधा लिखते हैं, तो b बाई ए का आधा, सॉरी b बाई ए का आधा क्या हो गया, b बाई 2 हो गया। ध्यान से देखोगे 2 कैंसिल हुआ तो b बाई ए एक्स, यहां भी b बाई एक्स, क्योंकि क्वेश्चन को तो हम चेंज कर नहीं सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर रहने दिया, अपनी मन से 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, ऐसे भी बोल सकते हो इस टर्म को। तो ये देखोगे ये कौन से फॉर्म में आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में दिख रहा है, अभी ए स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में दिख रहा है। कंप्लीट स्क्वायर होने के लिए ए स्क्वायर प्लस 2ab में प्लस बी स्क्वायर ऐड होगा, कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा बी स्क्वायर, मतलब इसके टर्म को स्क्वायर को ऐड कर देते हैं, b बाई 2a के स्क्वायर को हमने क्या किया, ऐड कर दिया, अपने मन से ऐड कर दिया। क्यों ऐड कर दिया, ताकि ये जो दिख रहा है आपको ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए। अपनी मन से ऐड किया है तो माइनस भी करना पड़ेगा, माइनस कर देते हैं, b बाई 2a का होल स्क्वायर कितना होगा, b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर प्लस क्या है c बाय, ठीक है। यहां तक ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया, क्या बना, x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर, वेरी गुड, बन गया यहां तक। इस दोनों में से 4a स्क्वायर कॉमन ले लो और माइनस कॉमन ले लो, तो ऐसा आएगा एलसीएम लेने के बाद। ये तो सब लोग कर सकते हो एटलीस्ट, माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये वाला टर्म माइनस होगा, 4a स्क्वायर एलसीएम लिया तो ऐसा लिखा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, सबको पता है, डी होता है, डिस्क्रिमिनेंट जिसको बोलते हैं डी होता है, तो हम डायरेक्टली डी लिख देते हैं, थोड़ा छोटा लगेगा देखने में। तो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस डी बाय 4a स्क्वायर, वेयर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है इसी की जगह हमने d लिखा है, यहां बगल में क्या लिखा है, y बाई ए लिखा है, यहां भी लिख देते हैं तो y बाई ए, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज किया गया है, यहां पे आप देख सकते हो। ये जो माइनस वाला टर्म है इसको इधर भेज दो, x वाला टर्म एक तरफ रखते हैं, तो ऐसा लगेगा देखने में, बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू y बाई ए प्लस डी बाई 4a स्क्वायर, ऐसा लगेगा देखने में। इस माइनस को इधर भेजा तो प्लस हो गया, इसको एक तरफ रहने दिया। इसमें से 1 बाई ए कॉमन ले लो, 1 बाई ए कॉमन लोगे तो यहां बचेगा y प्लस डी बाई 4a, यहां बचेगा x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। ध्यान से देखोगे अगर, ध्यान से देखोगे अगर, ये कांस्टेंट है, ये y में लीनियर है,
y का कोफिशिएंट 1 है, ये x में क्वाड्रेटिक है, x का कोफिशिएंट भी 1 है। तो अगर ध्यान से देखोगे ये उस स्टैंडर्ड फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, इस फॉर्म में। यहाँ b लिख देते हैं क्योंकि ऑलरेडी a यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन ना हो जाए। ध्यान से देखोगे ये दोनों सेम फॉर्म में है, x में क्वाड्रेटिक है, y में लीनियर है, और ये कांस्टेंट जो है इसको हम 4b, यानी ये जो शेप है ये किसका है, ये हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, ठीक है। 11th में ऑब्वियसली आप लोग पढ़ चुके हो, ये जो है किसका है, पैराबोला का है, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है। यानी ये जो कर्व है, और ये कर्व आया कहां से, ऑब्वियसली यहां से आया, यानी ये जो कर्व है, जो भी ये ग्राफ बनेगा, कर्व होगा, उसका ग्राफ कैसा होगा, पैराबोला होगा। ये यहां तक तो समझ में आ गया, ठीक है। अब x में क्वाड्रेटिक है, y में लीनियर है। पैराबोला 4 तरह का स्टैंडर्ड होता है, y में क्वाड्रेटिक, x में लीनियर, पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से। ये x में क्वाड्रेटिक है, y में लीनियर है, इसका मतलब ग्राफ का मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा या नीचे की तरफ खुलेगा, ठीक है। अभी हम उस पर आगे और डिस्कस करेंगे इसका ग्राफ कैसा बनता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आप लोगों को। यहां तक पहले आप लोग लिख लो पॉज करके, फिर इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ इधर बना देते हैं, वो रहने देते हैं अभी हम लोग। देखो इसका ग्राफ बना देते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर 4b। इसका बताया ग्राफ या तो ऊपर की तरफ मुंह खुलता है या नीचे की तरफ, डिपेंड करता है। अगर ये पॉजिटिव होता है तो ग्राफ का मुंह ऊपर की तरफ खुलता है, और अगर ये नेगेटिव होता है तो ग्राफ का मुंह नीचे की तरफ खुलता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यानी b और या 4b को किससे कंपेयर कर रहे हैं, 1/a से। 4b को किससे कंपेयर कर रहे हैं, 1/a से। तो साइन की बात करेंगे, b पॉजिटिव होगा, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, b नेगेटिव मतलब ये भी नेगेटिव। यानी b पॉजिटिव हुआ मतलब a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव मतलब ग्राफ का मुंह किधर खुलेगा, ऊपर की तरफ खुलेगा। इसका मतलब अगर ग्राफ का मुंह ऊपर खुल रहा है, चाहे ऐसा बने चाहे ऐसा बने, चाहे ऐसा बने, ये तीनों केस में आपका जो a होगा, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो हमेशा ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा, मतलब पॉजिटिव होगा, ठीक है। यानी जो आप ये पढ़ रहे हो पैराबोला, y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की बात कर रहे हैं, इसमें अगर a पॉजिटिव होगा तो ग्राफ जो बनेगा पैराबोला वो ऊपर की तरफ मुंह खुलेगा उसका। और अगर a नेगेटिव हुआ, मतलब ये नेगेटिव मतलब ये भी नेगेटिव हुआ, ये नेगेटिव मतलब पैराबोला का मुंह क्या होगा, नीचे की तरफ खुलेगा। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। यानी ये तीनों केस में तुम्हारा जो a होगा, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा। यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। यानी a ग्रेटर देन 0 मतलब ग्राफ का मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा, a लेस देन 0 मतलब ग्राफ का मुंह नीचे की तरफ खुलेगा। ये तो समझ में आ गया, यहां तक बेसिक समझ में आया पैराबोला के हिसाब से। यानी अगर आप पैराबोला, आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट देख के बता सकते हो कैसा होगा। पूछोगे सर ये 3 क्या बनाया हुआ है, तो आपको पता होगा क्वाड्रेटिक का रूट्स होता है। क्या होता है, रूट होता है। आप यहां से भी चेक कर सकते हो, क्वाड्रेटिक का रूट होता है, किस पे डिपेंड करता है, डी पे डिपेंड करता है। डी अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या होता है, 2 रूट्स, डिस्टिंक्ट रूट्स, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। डी इक्वल टू 0 रियल एंड इक्वल रूट्स, यहां भी रियल तो रहेगा ही, रियल एंड इक्वल रूट्स। और d लेस देन 0 नो रियल रूट्स या इमेजिनरी रूट्स बोलते हैं। रूट्स क्या होता है ये आपको पता है, जिस पे आपका y क्या होता है, 0 होता है। y क्या होता है, 0 होता है। जब y की वैल्यू 0 होगी x के जिस वैल्यू पे, उसको रूट्स बोलते हैं। तो y 0 मतलब किस पे, x एक्सिस पे। तुम्हारा ग्राफ देखो, यहां ये जो पैराबोला का ग्राफ है, यहां कितनी जगह कट कर रहा है, 2 जगह। कितना रूट दिया, 2 अलग अलग रूट दिया, मतलब यहां पे तुम्हारा d क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ये जो पैराबोला है इसको टच कर रहा है, मतलब जो 2 रूट है वो दोनों सेम रूट दे रहा है। यानी यहां पे तुम्हारा d क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा।
ये पैराबोला तुम्हारे एक्स एक्सिस को ना टच कर रहा है ना कट कर रहा है, मतलब एक भी रूट नहीं दे रहा है। इसका मतलब यहां पे तुम्हारा डी क्या होगा, लेस देन 0 होगा। मतलब x का कोई वैल्यू, यहां पे जैसे x का वैल्यू 1 मिला, यहां x का वैल्यू 2 मिला जिसपे y 0 है, यहां x का 1 वैल्यू मिला जिसपे y 0, यहां x का 1 भी वैल्यू नहीं मिला। सेम यहां पे तुमको कितना रूट्स मिला, 2 मिला, तो यहां पे d क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। यहां कितना रूट मिला, 1 रूट मिला, तो d बराबर 0 होगा। यहां तुम्हारा x को कट ही नहीं कर रहा है ये, तो यहां पे d क्या होगा तुम्हारा, लेस देन 0 होगा। बात समझ में आया यहां तक या नहीं आया, ये बताइए आप लोग पहले कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आप लोग को ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, तो फिर उस पर आगे बात की जाएगी या दूसरे ढंग से फिर एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, ये बेसिक समझिए, ये क्वाड्रेटिक है, इसका ग्राफ पैराबोला बनता है, उसी के लिए हमने ये एक्सप्लेन किया है। इस पे आगे और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और इस पे अभी आगे डिस्कस करना है पॉइंट कैसे निकलेगा, ये पॉइंट क्या है, ये जहां से ये टर्न कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, रेंज क्या होगा, डोमेन क्या होगा, फिर वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।